ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के तत्वाधान में वक्फ बोर्ड को लेकर समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन ताज पैलेस किया गया। विचार गोष्ठी के अध्यक्षता कासिम कश्मीरी ने की और विचार गोष्ठी का संचालन सैयद जमील अहमद राज एडवोकेट ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मुजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्तियां हैं वह दो प्रकार की हैं। पहले संपत्ति वक्फ अलल औलाद है, जो जमींदारों ने धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ की, और दूसरी संपत्ति वक्फ खैर है, जो प्राचीन काल से वक्फ उपयोग जैसे कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद व इमामबाड़े की है, जिनका सरकार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के तत्वाधान में वक्फ बोर्ड को लेकर समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन ताज पैलेस किया गया। विचार गोष्ठी के अध्यक्षता कासिम कश्मीरी ने की और विचार गोष्ठी का संचालन सैयद जमील अहमद राज एडवोकेट ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मुजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्तियां हैं वह दो प्रकार की हैं। पहले संपत्ति वक्फ अलल औलाद है, जो जमींदारों ने धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ की, और दूसरी संपत्ति वक्फ खैर है, जो प्राचीन काल से वक्फ उपयोग जैसे कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद व इमामबाड़े की है, जिनका सरकार अल्लाह के लिए वक्फ की कि वो कार्य खैर में काम करेंगे। और वक्फ अलल खैर वो संपत्तियां होती हैं जैसे मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, जो बाई यूजर 50 साल से 100 साल से पैसे वक्फ के इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार उनका आंकड़ा हमसे मांग रही है, उनका रिकॉर्ड मांग रही है कि वो संपत्तियां कहाँ से आई। 200 साल पहले जो मस्जिद बनी उसका सबूत हम कहाँ से देंगे। 300 साल पहले जो कब्रिस्तान बने उनका सबूत हम कहाँ देंगे। सरकार उन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति कह रही है। ये बताइए कि चकबंदी के दौरान एक गाँव की व्यवस्था होती है कि चकबंदियों के दौरान जब चकबंदी होती है तो उसमें ग्राम समाज की जमीनें कब्रिस्तान और शमशान के लिए छोड़ी जाती हैं और वो बाद में रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाती हैं। उन संपत्तियों का हिसाब हम कहाँ से देंगे। और जितने भी वक्फ दर्ज हुए, वक्फ बोर्ड ने कोई भी संपत्ति अपने आप दर्ज नहीं की है। वक्फ बोर्ड ने बाई यूजर वक्फ 1982 में प्रदेश सरकार ने एक सर्वे करा और उसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाहें सबको आइडेंटिफाई किया और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। उस पब्लिकेशन के आधार पर वक्फ बोर्ड ने संपत्तियां दर्ज करी हैं। हमारा उस पर विरोध है। हमारा कहना यह कि जब दर्ज हुई तो हमने नहीं करी है, बल्कि सरकार ने जो संपत्तियां हमें आइडेंटिफाई करती थी हमने उन संपत्तियों को दर्ज किया है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड स्वतः कोई भी संपत्ति दर्ज नहीं करता है जब तक कि कोई एप्लीकेंट उसके पास नहीं पहुंचता है। सेक्शन 3 में ये दिया है प्रावधान कि अगर किसी की संपत्ति गलत तरीके से दर्ज हो गई है तो वो जाए ट्रिब्यूनल में और जाने के बाद अपने सबूत पेश करे। वक्फ ट्रिब्यूनल उस प्रॉपर्टी को निकाल देता है कि ये गलत दर्ज हो गई है। जब ये प्रावधान मौजूद है तो उसकी फिर क्या जरूरत थी। दूसरी बात, जितने भी धार्मिक ये मुल्क विभिन्न धर्मों पर आधारित है, सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाएं मौजूद हैं, किसी में किसी का दखल नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को बनाने की क्या आवश्यकता है। इसके सरकार का मंशा क्या है। सरकार टीवी डिबेट पे ये कह रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के गठन में महिलाएं हैं, लेकिन उसकी तादाद मुकर्रर नहीं है। अगर कोई तादाद मुकर्रर करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बताओ कि उस वक्त के इंतजाम में अगर गैर मुस्लिम सदस्य बनेंगे वो कैसे तय करेंगे कि दरगाह कैसे चलाई जाएगी, सज्जादा क्या करेगा, कब्रिस्तान का मुतवल्ली कब्रिस्तान में क्या करेगा, मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद में क्या करेगा, ये क्या वो कैसे तय करेंगे। जिस तय करने के लिए उसमें गैर मुस्लिम सदस्य जब चालू किए जाएंगे तो बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। जो प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए किया जा रहा है वो बिल्कुल फर्जी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने अगर संपत्तियां कब्जे करी तो 8 साल से सरकार किसकी थी। वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया तो 8 साल से प्रदेश में सरकार किसकी थी। किसके ईमान पे कब्जे हो रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है। मंत्री आपका, चेयरमैन आपका, सीओ आपका, फिर कब्जे कैसे हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। सारी व्यवस्था आपके हाथ में थी, फिर आप ये इल्जाम कैसे लगा रहे। मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिसकी चाहता संपत्ति ले लेता। मैं पूछता हूँ वो कौन सी संपत्ति है। बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार ने कब्जा करी है।
मैंने अपने हैंडबिल में बताया कि मुरादाबाद में कब्रिस्तान में आवास विकास ने फ्लैट बना दिए, लखनऊ में 16 संपत्ति स्ट्रक्चर कमेटी ने आइडेंटिफाई की जिसमें सरकारी दफ्तर खुले हुए। आप कह रहे हो कि हमने कब्जा किया, हम कह रहे हैं सरकार ने वक्फ संपत्तियों को कब्जा किया है। दूसरा एक दुष्प्रचार ये चलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं कि पूरे देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, कहीं से प्रमाणित नहीं है कि वो संपत्तियां क्या हैं। आप उस रकबे को गिन रहे हो कि कब्रिस्तान को संपत्ति में कर रहे हो, क्या वो प्राइवेट संपत्ति है? कि 2 बीघे का कब्रिस्तान के 3 बीघे का कब्रिस्तान उसको संपत्ति मान रहे हो? उसको व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में कौन उपयोग करता है? लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी संपत्ति रखता है जिसको छीनना इस वक्त की जरूरत है। वकील साहब, तो 40 में 10 ऐसे बिंदु बताइए जो यहाँ आवाम को मालूम हो कि कौन से 40 संशोधन है, उसमें 10 बताइए। मैं एक पहले बता दूं। पहले ये डिस्प्यूट था कि अगर कोई संपत्ति सरकार की है तो ट्रिब्यूनल तय करता था कि सरकार तय करेगी। इस अमेंडमेंट बिल के जरिए इन्होंने ऑफिसर्स नियुक्त किया है कि वो तय करेगा। मैं पूछता हूं कि सरकारी संपत्ति आपके पास है, आपसे मेरा विवाद है, आप ही जज बन जाएंगे तो फैसला कौन करेगा? उन्होंने पहले कलेक्टर का नाम दिया था, अब डिजिग्नेट ऑफिसर लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी कि वो एक कमिश्नर लेवल का अधिकारी होगा जो सरकारी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली, वक्फ बोर्ड जब चाहेगा या वक्त के मुताबिक उसके लिए विवाद के लिए जाएगा और कहेगा कि ये संपत्ति जो है हमारी है, जो सरकार कहेगी हमारी है, जज तो वही है, उसी को तय करना। वो किसके पक्ष में फैसला करेगा? जो सरकार चाहेगी उसको पक्ष में फैसला करेगा। हमेशा 2 पक्षों की लड़ाई में जज नियुक्त किया जाता है, जज भी वही, पक्षकार भी वही, तो फैसला कौन करेगा? बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। वकील साहब, जैसे कि भाजपा के बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए तमाम मुसलमानों की वक्फ देखिए ये कहीं इसके बारे में नहीं दिया है। वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियां दफा 37 में दर्ज हैं, रिकॉर्ड है, और जो अखबारों में खबर छपी इतनी संपत्तियां लुप्त हो गई, मैं कह रहा हूँ उस रिकॉर्ड से टैली क्यों नहीं करते जिसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, चौहदी भी लिखी हुई है, जो दर्ज है वही तो आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, ये मानते हूँ 30-40% अभी तक मस्जिदें दर्ज नहीं हो पाई हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम जरूर हैं कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो हम चाहें तो कराएं। बहुत से कब्रिस्तान है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रजिस्ट्रेशन कराएं, रिकॉर्ड पे लाएं। लेकिन ये कहना कि संपत्ति गायब हो गई, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दफा 37 में पूरी लिस्ट है, उसकी चौहदियां हैं, उसका एड्रेस है, वो संपत्तियां आइडेंटिफाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसकी कंप्लेंट मौजूद है, क्यों नहीं कराती? वकील साहब, जो हम कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, हमारे पास कोई ये श्वेता जितनी रह गई, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेशन दे, वो एप्लीकेशन दे तो दर्ज की जाएगी। एप्लीकेशन देना चाहते हैं आप लोग कैसे मदद करेंगे? जो एप्लीकेशन दे, ऑनलाइन है सब सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई प्राइवेट एप्लीकेशन नहीं, सब ऑनलाइन अप्लाई करिए, प्रो फार्मा है उसमें सब चीजें दर्ज कीजिए, वो एप्लीकेशन मेंटेन होगी। वकील साहब, आप बरेली में वक्फ के बरेली मंडल में सीनियर एडवोकेट हैं, आपकी नॉलेज में बरेली मंडल के अंदर और खासतौर से बरेली के अंदर कितने ऐसी मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं जो कि आज तक दर्ज नहीं हो पाए वक्फ बोर्ड में? दर्ज गाँवों के ज्यादातर कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, शहर की दर्ज है। शहर की ऐसी मस्जिदें जो मस्जिदें बहुत सी नहीं उसमें दर्ज करी गई, उसके लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से उसको कराएंगे? हम अपील करेंगे आवाम से और कमेटियों से जो मस्जिदों का इंतजाम करे बैठे हैं लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं। बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो हम उन लोगों से अपील करेंगे वो अपनी अपनी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए।